हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज वो घड़ी जिसका आप लोगों को सभी को इंतजार था कि सर टीटीएस के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है वो अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को एक दो जगह कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आप लोगों को अपना होने नहीं देना है, ओके? बिकॉज अब देखिए, आज इस सेशन में जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करना है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ऑलरेडी ड्रॉन, यानी कि मैंने पहले ही मेरा जस्ट अभी एक लेक्चर हो गया था तो जिसमें मैंने आज ही टीएससी पढ़ाया था। तो मुझे लगा कि भाई इतना पूरा सब कुछ ये सारा स्टफ फिर से ड्रॉ करेंगे तो इसमें समय जो है तो बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि क्यों नहीं इसी डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करें, ठीक है? तो बच्चों, मैंने आपको कल क्रेब्स साइकिल बताई थी। मैंने आपको क्रेब्स साइकिल का मतलब समझाया था कि कैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और फिर बाद में साइट्रिक एसिड, फिर से सैपोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऐसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रीजनरेशन है। तो हमने क्रेब्स साइकिल और जो लिंक रिएक्शन या फिर ग्लाइकोलाइसिस को उसके उसके उन प्रोसेस के दौरान हमने NADH और FADH को फॉर्म किया था, या फिर हमने देखा था कि कैसे वो बन रहा है, ओके? ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि वहां पर दो NADH+H+ बन रहे हैं। लिंक रिएक्शन में देखा कि वहां पर भी दो NADH+H+ बन रहे हैं, ठीक है? तो अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये जो आपके सामने ये जो सब कुछ जो दिख रहा है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन की है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे इन कॉम्प्लेक्सेस की मदद से होगा। बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते समय आप लोगों को एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बनी होती है मेन 4 कॉम्प्लेक्सेस से और उनके कंपोनेंट्स। तो बताओ कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? भैया, पहला कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स 1, जिसको हम लोग रोमन लेटर में जनरली मेंशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है आपका, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस बता रहा हूँ और फिर साथ ही में मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीस कॉम्प्लेक्सेस ये भी समझाऊंगा। देखो, जो हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, याद रखना है आपको। आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब NADH+H+ का ऑक्सीडेशन होगा और ये जब प्रोटॉन्स को रिमूव करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो वहां पर आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बच्चों, मैंने सोचा कि आपको पहले स्पेशली कॉम्प्लेक्सेस को समझाऊं और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब देखो बच्चों, डायग्राम को इतना, ये मैंने बहुत सारी चीजें इधर उधर ऐसे एरो बनाया, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं। दिस इज द मोस्ट सिंपल डायग्राम, बहुत इजी डायग्राम, इसमें सब कुछ क्लैरिफाई किया हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो चलो, इस NADH डिहाइड्रोजिनेज नंबर 1 कॉम्प्लेक्स का जो कंपोनेंट आता है, पहला वो होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे FMN। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो होती है आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको बोलते हैं FeS। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सेस को मेंशन कर रखा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 2 से लेकर कॉम्प्लेक्स 3 के पास, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसा सीक्वेंस नहीं होता। इसलिए हम लोगों को इस ऑर्डर में इसको समझना है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब कॉम्प्लेक्स 2 जो है हमारा, बताओ कौन सा है? तो वो है आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के पास दो कंपोनेंट होते हैं, इसके पास होता है एक FAD और FeS, तो आयरन सल्फर प्रोटीन। हमारा कॉम्प्लेक्स 3 जो है, जो कि इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे दिस इज द साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या फिर इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों, इसको रिडक्टेज बोलने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? आई विल टेल यू जस्ट इन बिट लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है? पॉज। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की।
याद रहे या फिर आपने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी या तो पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझे, ठीक है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं बताऊंगा आपको कि इसमें एक NADH का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो वो कितने ATP रिलीज करेगा, और एक FADH2 अगर आपका सबस्ट्रेट होगा तो वो कितने ATP प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में बात करें। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है जिसको अपन बोलते हैं बच्चों साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें साइटोक्रोम B होता है जो कि इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और FeS आयरन सल्फर प्रोटीन यहां पर भी प्रोड्यूस होगी जो इस कॉम्प्लेक्स में थी हमारे सेकंड वाले और जो हमारे फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में भी थी, ठीक है। ओके, तो आप देखो इसमें साइटोक्रोम B है, फिर बाद में FeS होगा, और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C1 which is a part of this complex, okay, तो that is what it is called as complex ना। तो ये दो तीन चीजों को मिलाकर बना है तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो जो एक बात याद रखना है कि all complexes, these 4 complexes which are only involved in the process of the flow of electron, ध्यान में रखना NCERT में कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की है। कल को अगर आपको नीट की एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि among 5 complexes of the electron transport system, how many complexes are associated only for the electron transport, तो बच्चों याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 5 क्या बात हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि इसका फंक्शन कुछ अलग होता है, ठीक है। तो चलो अब इसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड भी हमारा और थर्ड भी जो है वो दोनों डिस्कस होगा। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो फोर्थ की, आई एम सो सॉरी, फोर्थ की कॉम्प्लेक्स 4 जो है, माफ कीजिएगा मैंने गलती से आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, एक्चुअली इट इज फोर्थ कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ इज लोकेटेड ओवर हियर, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 है जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके कंपोनेंट होते हैं 2 कॉपर सेंटर जिनको CuA और CuB, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये हम लोग बताएंगे, ठीक है। और इसका बच्चों लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग या तो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहेंगे which is located here and it is made up of the 2 segments of the proteins, या फिर इसको अपन बोलेंगे इसको ये जो है इसको ऑक्सीजोम भी बोला जाता है या फिर इसको ATP सिंथेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब अपने को समझ गई है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर जो चेन है वो अपना रोल प्ले करती है या फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आपको पता है कि विच इज अ साइट फॉर द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां हुआ था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। मैंने यहां पर डायग्राम दे रखी है, आप देख सकते हो रेफरेंस को। ये अंदर वाला जो हिस्सा है दिस इज मैट्रिक्स, और ये जो ऐसा इनफोल्डेड ऐसे फोल्डिंग वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टे या फिर जो कि साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो। ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बना है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर जो सिस्टम है ये कहां प्रेजेंट है बेटा? तो ये प्रेजेंट होती है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बताओ यहां क्या लिखा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑन व्हिच दीस कॉम्प्लेक्सेस दे आर प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये बाहरी हिस्सा है, इधर वाला मैट्रिक्स वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो खाली जो स्पेस पड़ी होती है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, बट शायद दिख रहा होगा। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बताई है तो बच्चों ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर है? देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस,
और यहां पर ही एक्चुअल में इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही मोटिव होता है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चलाने का। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह बच्चों यही होती है, क्योंकि तुमको पता है इस दुनिया में हर चीज को कोई वजह जानबूझ के या फिर ऐसे टाइम पास के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सेलुलर जो कुछ भी मैकेनिज्म है या फिर हमारे जो सेल्स के अंदर जो होने वाली प्रोसेसेस है उसमें वहां पर भी कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल जो है तो उसकी एक मतलब वहां पर कुछ तो गेन होना जरूरी होता है, किसी का लॉस होना जरूरी होता है। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होगा तो ग्रेडियंट बनेगा, किसका ग्रेडियंट बनेगा? प्रोटॉन का। तो कहां बनेगा वो याद रखना है। तो चलो अब क्विकली अपन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये काम कैसे करती है ये देखते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो बच्चों, ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास ये चार कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या फिर इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। फिर बाद में कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम होता है बेटा इट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके चार इलेक्ट्रॉन के फ्लो करवाने वाले कॉम्प्लेक्सेस। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज ATP सिंथेस या फिर इसको आप ऑक्सीजोम से F0 F1 पार्टिकल ऐसा भी बोल सकते हो। सो ऑल दीस कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो NADH जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो कि क्रेब्स साइकिल और लीड रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था। तो ये NADH+H+ इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये क्या करेगा, ये अपने दो प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा। कहां पर रिलीज करेगा बेटा? तो आप बताओ। ये रिलीज करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहो या फिर इसको आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस PMSS भी बोल सकते हो, कन्वीनियंस इज योर्स। तो इसने ये दो H+ बच्चों यहां पर पास कर दिए क्योंकि NADH+H+ है, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए इसने दो प्रोटॉन को अंदर रिलीज कर दिया और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बच्चों कहां? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास, समझ रहे हो? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो उसका क्या है, तो एक कंपोनेंट होता है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे कैरी कर देता है आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि इस कॉम्प्लेक्स 1 का ही हिस्सा होता है। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे कि जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर 2 प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। बट NCERT में ऐसे उन्होंने बताया कि 4 प्रोटॉन्स उन्होंने डायरेक्टली जो है उसको बता दिया है। तो मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, ये मैट्रिक्स से 2H+ को लेता है और ये 2H+ यानी कि 2H++2H+ यहां पर बन गया आपके 4H+। समझ रही है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो FMN से रिलीज हुआ वो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आ गया। इस आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है बेटा? ये जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम होता है एक कोएंजाइम और इसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ये यूबिक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा UQH2 यानी कि यूबिक्विनोल को। तो यूबिक्विनोन यानी कि ऑक्सीडाइज होता है और यूबिक्विनोल ये रिड्यूस होता है। ध्यान में रखना है बेटा, भूलना नहीं है। NCERT में ये चीजें कहीं पर भी मेंशन नहीं की, ठीक है। आगे बढ़ो। UQH2 कैसे H2 बना? इसके पास प्रोटॉन कहां से आए? यहां से आए ना, आप डायग्राम में देख सकते हो। ये 2H+ मैट्रिक्स से ले रहा है तो ये UQH2। अब ये फिर से क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो ये उस समय क्या करता है, इसके पास जो 2 FeS से आए हुए इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और जिसका साइटोक्रोम का एक कंपोनेंट साइटोक्रोम B होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं बता दूं अपने स्टेट को एक्टिव रखने के लिए अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को रखता है, एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है।
ठीक है। अब ये जो साइटोक्रोम बी है विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम जिसको अपन बोलते हैं कि जो कि हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे इस यूबिक्विनॉन या फिर इस यूबिक्विनॉल से आ रहा है तो कैसे आ रहा है वो जस्ट 2 मिनट में अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है इसने साइटोक्रोम बी को दिया है। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कौन सा, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको एक बतानी है बात, ये दोनों में ये मैंने जो एरो बताई है यदि हमारा सबस्ट्रेट NADH होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो चलेगा वो कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 3 और यदि हमारा सबस्ट्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से लेकर फिर बाद में डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 4 होगा उसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और हम अगर इस रिएक्शन को या हम अगर ATS को चला रहे हैं तो उस समय हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेकंड एसोसिएटेड होगा, ठीक है, या फिर FADH2 ये हमारा सबस्ट्रेट होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 3 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ मैंने आपको बताया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम बी है। उसी तरह बच्चों जब आपको याद होगा क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में आप देखते हो कि सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो वहां पर प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं तो वो प्रोटॉन कौन लेता है FAD और FADH2 बन जाता है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड तो ये रिड्यूस हो जाता है FADH2 में तो ये ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की मदद से क्या होगा यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को रिमूव यानी कि प्रोटॉन को रिमूव करके फिर से मैट्रिक्स में भेजा जाएगा। ये अपने प्रोटॉन्स को इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजता, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये अपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है किसके पास, इसके पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है FAS के पास और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे ये लेगा अपना यूबिक्विनॉन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपना रिडक्शन कर देगा UQH2 में। तो बताओ इसके पास H2 कहां से आया, तो वही फंडा है, यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी मैट्रिक्स से ही ये 2H+ लेता है अपने रिडक्शन के लिए। ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा तो ये भी क्या करेगा, जिस तरह से इस यूबिक्विनॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम बी को दिया, जाहिर सी बात है ये क्या 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन को आगे ये भेजेगा, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम बी व्हिच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है FAS के पास जो इसका अपना खुद का एक कंपोनेंट है। FAS से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो FAS से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। देखो साइटोक्रोम C1 which is one of the component of this complex cytochrome BC1 complex, ध्यान में रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब ये साइटोक्रोम C1 से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। अब ये जो बच्चों साइटोक्रोम C होता है तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके सरफेस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये साइटोक्रोम C लेकर जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स को जाकर दे देगा। ये कॉम्प्लेक्स जब इसके इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इस साइटोक्रोम C का हो जाता है ऑक्सीडेशन, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने रखा था इट इज अ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। अब देखो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे इसके कॉपर सेंटर CuA के पास पहुंच गए, इसके कॉपर सेंटर से होते हैं साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के पास और साइटोक्रोम A3 से फिर ये इसके कॉपर सेंटर सेकंड CuB के पास जाएंगे और फाइनली दीस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय B हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, ओके, तो ये क्या करेगा 2H+ को अपने साथ जोड़ लेगा और ये H2O बना देगा, ठीक है। और उसी समय ये जो आपका कॉम्प्लेक्स जो जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स ये 2 प्रोटॉन्स को अंदर यानी कि इस
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की ओर छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। यहां तक तो कैसे है, मुझे तो नहीं लगता कि ये समझने में आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत क्लैरिफाई किया। अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो वहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। वहां पर उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता सिर्फ एक ही बताया, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगी ना। यदि ये दो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होना चाहिए। बट वहां पर अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पर इसको अच्छे से ड्रॉ करके समझ लें, ताकि ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चों? तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर यहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो अगला पॉइंट बच्चों, एक बात याद रखना है कि ये सारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था बिटवीन दीज फोर कॉम्प्लेक्सेस, इसका पर्पस ये होता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना। बताओ कैसे? तो बोलो सर, NADH+ का ऑक्सीडेशन करने की वजह से 4H+ को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर इसके NADH+H+ के 2H+ बताया, और ये मैट्रिक्स से जो 2 लेता है इसके भी H+ यहाँ पर सेपरेटली होता है। एनसीईआरटी की बुक में आपको डायरेक्टली ये 4H+ बताया हुआ है, ध्यान में रखना, भूलना मत। ओके, आगे। अब ये जो 4H+ है, यहां पर भी ये NADH डिहाइड्रोजनेज प्रोटॉन पंप का काम कर रहा है। आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये भी प्रोटॉन पंप का काम कर रहा है, तो ये भी 4H+ को 4H+ को अंदर रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स 3 की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स जो सेकंड होता है वो अपने प्रोटॉन्स को फिर से मैट्रिक्स में रिलीज कर देता है, अपने प्रोटॉन्स को इधर नहीं डालता, इधर नहीं भेजता। माइंड ये चीज को ध्यान में रखना है, वरना गड़बड़ कर दोगे हे करके बोलोगे तो सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां से भी क्या हो रहा है, तो प्रोटॉन पंप हो रहे, तो गड़बड़ मत करना। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब देखो यहां पर हमने देखा कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है जिसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, तो ये भी H+ को पंप कर रहा है, तो 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 3 जगह पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कल रेस्पिरेटरी जो बैलेंस शीट पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 NADH+H+ इज इक्विवेलेंट, और इसको अपन बोलेंगे कि इसका जो फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशियो होता है तो ये एक्चुअली होता है 3 ATP। ठीक है, NADH+H+ अगर आपका सबस्ट्रेट होगा तो ये 3 ATP बनाएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब वो ओल्ड वाले मेथड से दिया है, नए वाले मेथड से 2.5 होता है, तो बात की बात है, चलो हमने जो एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग वही बात करेंगे। ठीक है, आगे तो NADH अगर सबस्ट्रेट है तो 3 ATP, कैसे? यहां पर पंपिंग हो रही है, यहां पर हो रही है, और यहां पर तो thrice the pump of the proton occurs so that it will form the 3 ATPs. Okay, अब देखो यहां पर इन सारे कॉम्प्लेक्सेस, सारे मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये चार जो थे इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है। तो बैठ जा बेटा नीचे, बैठ जा आराम से। हां, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, समझ रहे हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो रही है, और यहां पर प्रोटॉन भी मैट्रिक्स से लेकर इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिराए जा रहे हैं, फिर भेजे जा रहे हैं, फिर रिलीज किए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर बच्चों प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर जो H+ का ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई after or due to the oxidation of these substrates NADH or FeDH2 will form or will create an electrochemical potential gradient, okay, to the intermembrane space or to the perimitochondrial space. So for the breakdown of this gradient, the H+ or the protons passes to, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये पास हो रहे हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स से। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन है
जो हेल्प करेगी फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी सिंथेसिस को। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू, इसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं या फिर इसको अपन F0 पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। तो 2H+ यानी 2H+ जो होते हैं क्योंकि हायर कंसंट्रेशन इसके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या फिर जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है वहां पर होता है, बराबर। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये 2H+ को पास कर देगा क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक भी करता है ना, तो ब्रेक डाउन करते समय ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो बताओ कैसे, तो ये 2H+ को क्या कर देगा, यहां से पास कर देगा। मैंने आपको यहां पर बताया हुआ, इवन इन योर एनसीईआरटी डायग्राम इफ यू चेक इट, अगर आप आपके एनसीईआरटी डायग्राम में चेक करते हो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बताया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव केमिकल ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये जो है ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। तो किधर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो प्रोटॉन का फ्लो फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये एटीपी सिंथेसिस व्हिच इज मेड अप ऑफ द F0 and F1, so will pass these 2H+ okay to the matrix side, and then this F1 will use this ADP, adenosine triphosphate, and which combine the inorganic phosphate that is a PI, along with that ये इसके साथ क्या करेगा, inorganic phosphate को जोड़ देगा। भाई ADP है, adenosine triphosphate है, तो ये क्या करेगा, adenosine triphosphate करेगा। तो यहाँ पर बन गई आपकी ATP। तो यहाँ पर ATP ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वजह से बना, ATP जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बना, सबस्ट्रेट की वजह से बना। इसलिए बच्चों हम लोग इस फॉस्फोराइलेशन को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनी थी वो थी मतलब जिसको अपन फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर लाइट की प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसिस हुआ था। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में चल रहा है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी बन रही है, इसलिए यहाँ पर लाइट का कोई रोल नहीं होता। ओके, तो बच्चों याद रखना कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ कि साइटोक्रोम जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है जिसको अपन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को, तो इसको कुछ इनहिबिटर्स आकर बाइंड करते हैं। इसमें साइनाइड इनहिबिटर होता है, तो साइनाइड अगर आकर इसको बाइंड कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी थी, तो याद रखना है। तो सिर्फ अगर आपको कल नीट में क्वेश्चन अगर आ गया कि अगर आपका FADH सबस्ट्रेट होगा तो आप दिखा सकते हो कि FADH से जो इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 3 से होकर कॉम्प्लेक्स 4 के पास जा रहा है, 1 के पास नहीं जा रहा। तो इसके लिए चलेगा साइकिल कहां, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां से चलेगा, सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स से 3rd कॉम्प्लेक्स और 3rd कॉम्प्लेक्स से लेकर 4th कॉम्प्लेक्स के पास। याद रखना है बच्चों, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ध्यान में रखना है, नहीं तो आज पढ़ोगे नहीं करके कल भूल जाओगे, तो ऐसे मत करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। तो आप सिर्फ ध्यान में रखना UQ का मतलब होता है, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड यूबिक्विनॉल, और UQH2 का मतलब होता है रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल। ठीक है, तो बच्चों ये थी कहानी हमारे ETS की। उम्मीद है, मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क मी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई आपको दिक्कत नहीं हो। So I hope you guys have understood and enjoyed this session. Thank you.